ममता अपनी 6 साल की बेटी कनक को गोद में लेकर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और बड़ी प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी कनक बिटिया। बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा, हम लोग हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धाश्रम चलें। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते हैं। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर ममता मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। ममता बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। हितेश और ममता किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी ममता को याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होना चाहिए। वो हितेश से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्किट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्लेजी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वो ज्यादा मीठा होता है। 50-50 लाना और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई कनक पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचते हैं और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी। वो बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी ममता को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसने पूछा, ये किसकी आवाज है? तो कमल अंकल ने बताया, नए आए हैं सुखीराम जी, बहुत तकलीफ में हैं बेचारे। कौतूहलवश ममता उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, इसलिए कनक को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहां एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। ममता ने सबसे पहले उनके रूम की साफ सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वो बहुत दर्द दे रही है। ममता ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। ममता ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल, ये आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? ममता ने पूछा। उन्होंने रूंधते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक एक बच्चा भी है। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। ममता ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि पुणे में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? ममता ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वो अपनी दुनिया में खुश थे, कभी कभी आते भी थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वो असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी से रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता या सब्जियां नहीं ला पाता था, तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया,
लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, ये कहकर कि यहाँ पर आपकी उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आते जाते भी रहेंगे। तब से 6 महीने हो गया, आज तक कोई नहीं आया। कहते ही अंकल फफक कर रो पड़े। तभी हितेश डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा, इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। ममता ने अंकल को विश्वास दिलाया, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। ममता को वृद्धाश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो सुखीराम की सेहत में भी काफी सुधार हो गया था। वो अपना नित्य कर्म खुद ही कर पा रहे थे। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी हितेश ने ममता से कहा कि वे लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे, चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहां पहुंचकर ममता अचंभित थी। सबकी सोनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी उन्हें देखकर। फिर सबको उन्होंने मिठाई खिलाई, सबका आशीर्वाद लिया। तभी सुखीराम अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। इसके कुछ दिन बाद ही एक दिन अचानक फोन आता है कि सुखीराम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला, चलो अब वो सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद हितेश और ममता कुछ जरूरी सामान और दवाएं लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर 2 सज्जन बहुत ही कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से, आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया? हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने ममता से कहा, ममता जी, ये सुखीराम जी के बेटे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। इन लोगों ने तो 13वीं करने के बाद हमें सूचित किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है उनकी याद में, आप जरूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने ममता को कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही ममता को अजीब सी घुटन होने लगी। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर उड़ाते हुए अपने मन में बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगी, जियते बाप के पानी नहीं, मरले बाप के पिंडा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।